मेरा नाम फारूक अली है। मैं सुकमा, बस्तर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच बस्तर की जो अम, सबसे ज़्यादा और कहना चाहिए कि पूरे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, बस्तर से, खासतौर से नक्सलवाद, उसकी असल रूपरेखा और बस्तर में उनकी भूमिका और नक्सलवाद के साथ-साथ जो उनके सहयोगी हैं, उनकी भूमिका मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों को कुछ समय चाहता हूँ। साथ ही मैं बस्तर के बारे में ये आपको शुरुआत से ये बताना चाहूँगा कि बस्तर में नक्सलवाद की शुरुआत लगभग 1980 के दौरान शुरू हुई थी। 1980 में लगभग नक्सली यहाँ पे बस्तर में आए थे और आदिवासियों के जो हितैषी बनकर आदिवासियों की मदद करने के नाम से नक्सली यहाँ पे पनपे थे। तो शुरुआती जो नाम थे नक्सलवाद के, वो थे रामन्ना और राजन्ना। और ये जो बड़े चेहरे थे नक्सलियों के जो शुरुआती दौर में यहाँ पे पनपे थे बस्तर में। और इनका जो मुख्य मुद्दा था, वो जल, जंगल और ज़मीन, ये 3 के मुद्दों को लेकर नक्सली यहाँ पे आदिवासियों के बीच में, इस क्षेत्र में अपने पैर जमाने के लिए आए हुए थे। और साथ ही नक्सली 1980 के बाद से लगातार हर छोटी-मोटी घटनाओं को अंजाम देते हुए आज 2020 तक नक्सलियों की स्थिति इस कदर भयावही हो गई है कि बस्तर के अलावा शायद दिल्ली हो, चाहे और जगहों में हो, ये दर्द और ये जो स्थिति है, वो नज़र नहीं आती है। जिसका मेन सबसे बड़ा कारण ये है कि जो यहाँ की जो समस्याएँ हैं, यहाँ की जो तकलीफ़ है, यहाँ के लोगों के हालात हैं, वो दिल्ली तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि वहाँ लोग पहुँचाना नहीं चाहते। और आज की स्थिति में आप देख सकते हैं बस्तर में लगातार जिस तरह से घटनाएँ होती हैं, जिस तरह से बस्तर में जो वारदातें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा भयावही है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बस्तर में नक्सलवाद के साथ जो शहरी नेटवर्क है, वो किस तरह से यहाँ पे उनका रोल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को नक्सलियों के जो कृत्य हैं, मैं कुछ घटनाएँ आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि अगर बताने का अगर शुरुआत की जाए तो मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाएगा और शायद उतने लोगों के बारे में ना बता पाऊँ क्योंकि अनगिनत लोगों को नक्सलियों ने मारा है, उनकी हत्याएँ की हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो नक्सलियों का जो मुद्दा रहा है उनका जो मेन लड़ाई का जो सिस्टम रहा है, वो ये है कि उन लोगों ने हमेशा गरीब जनता के हितों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई और जो शोषित वर्ग हैं, ये इनके नाम से वो नक्सली अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि नक्सली जब भी लड़ाई लड़ते हैं तो उस लड़ाई में निर्दोष बच्चों की हत्याएँ कर देते हैं, वृद्ध जो हैं उनकी हत्याएँ करते हैं, जो नौजवान हैं उनकी हत्याएँ कर देते हैं। तो लगातार उन्हीं आदिवासियों की हत्याएँ करते हैं जिनकी लड़ाई की ये बात करते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो इसी बात पे है कि नक्सली अगर आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो शोषित मानते हैं नक्सली, अगर उनके लिए लड़ रहे हैं तो उनकी हत्याएँ क्यों? जो गाँव में रहते हैं, सीधे-साधे से आदिवासी हैं, यहाँ पे बस्तर में जो आदिवासी हैं, बहुत सीधे-साधे हैं, जिनका जीवन यापन बहुत सादगी से निपटता है, वो खेती-बाड़ी करते हैं, छोटे-छोटे जो उनके रोज़गार हैं, वो डोरा-मावा बीनते हैं, वो छोटी-छोटी मज़दूरी का काम करते हैं, भरण-पोषण करते हैं। तो उनको इतनी बड़ी लड़ाई से कोई वास्ता नहीं, तो उनकी हत्याएँ करना और उनको खत्म करना, ये सिर्फ़ इसका एक ही मकसद है। लोग भी सोचते होंगे अगर आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ के अगर आदिवासियों को मार रहे हैं, तो मैं आपको इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूँ। नक्सली जो वहाँ के लोगों का अगर बच्चों की हत्याएँ करते हैं, महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, अगर वहाँ के जो वृद्ध लोग हैं, उनकी हत्याएँ करते हैं, नौजवानों को मार देते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नक्सली अपना दहशत
बरकरार रखना चाहते हैं, नक्सली अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहते हैं। जो सीधे-साधे जो आदिवासी हैं, उनके दिलों में अगर दहशत बरकरार रखना है, तो उनकी हत्याएँ करना है। तो इसी के तहत नक्सली उनकी हत्याएँ कर कर ये अपना वर्चस्व बरकरार रखते हैं। वही कारण है। और ये क्यों बरकरार रखते हैं? क्या वजह है कि नक्सली अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहते हैं या अपना दहशत बरकरार? उसका मकसद ये है उगाही। उगाही, पैसों की उगाही जो करते हैं नक्सली, आदिवासियों से जो उनकी खेती-बाड़ी रहता है, उसमें जिस तरह से धान अगर बोते हैं आदिवासी, तो उसमें नक्सलियों का हिस्सा रहता है। आप फ़िल्मों में देखते रहे होंगे जो डाकू डकैत रहते हैं, तो वो गाँव वालों से उगाही करते हैं। अ, धान हो गया, जो भी वो अपने खेती-किसानी में वो करते हैं, चाहे वो मज़दूरी भी करते हैं तो उसमें पैसा देना पड़ता है। उसी तरह से नक्सली यहाँ पे उगाही का काम करते हैं। यही कारण है कि उन्हें दहशत फैलाकर ही वो काम कर सकते हैं। तो आदिवासियों के बीच में दहशत फैलाना है तो उनकी हत्याएँ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो बच्चों की भी हत्याएँ करते हैं, वृद्ध की भी हत्याएँ करते हैं और महिलाओं का शोषण करते हैं। महिलाओं और कई इसमें ऐसे ये सब मामले हम तक कैसे पहुँचते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नक्सली जिस तरह से लोकल कैडर्स को, जो लोकल लोग हैं, उनको जबरन का जो युवा हैं, उनको अपने तरफ शामिल होने के लिए जबरन लेके जाते हैं। तो कोई भी माँ-बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है नस्ली संगठन में जाए या मौत के मुँह में जाए। तो नक्सली क्या करते हैं, जबरन का उनको वहाँ से उठा के ले जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी नक्सली अपने काम के लिए उनसे हर घर में एक कम से कम एक को वहाँ से लेकर जाते हैं। चाहे जवान लड़कियाँ हों, चाहे जो बच्चे हैं, उनको लेके जाते हैं। इनका उपयोग कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। नक्सली जो बच्चों का और महिलाओं का उपयोग कैसे करते हैं, जब भी फ़ोर्स अंदर निकलती है या जो फ़ोर्स का मूवमेंट होता है, उनकी जानकारी के लिए और रेकी करने के लिए महिलाओं का उपयोग करते हैं ये। जिस तरह से फ़ोर्स का मूवमेंट किधर है, फ़ोर्स किधर जा रही है या उनके गाँव में आने वाली है कि इस सब रेकी के लिए महिलाओं का और बच्चों का उपयोग करते हैं। और साथ ही महिलाओं का और बच्चों का उपयोग इसलिए करते हैं नक्सली क्योंकि उससे लोगों को शक नहीं होगा और आसानी से फ़ोर्स उन पे ना अटैक कर पाएगी, गाँव वालों पे कभी वो कर नहीं पाएँगे। तो उसके चलते नक्सलियों को फ़ायदा मिलता है और लगातार मेरा एक और चीज़ ये था, मैं आपको बीच से ही रोक रहा हूँ। मेरे देश से भी मुझे शिकायत इस बात से है कि हमारे देश में जब दिल्ली में कहीं कुछ कांड हो जाता है या बड़े शहरों में कोई कांड हो जाता है, तो पूरा देश एक हो जाता है। और चाइना के साथ अभी जो हाल ही में हमारा जो झड़प में 20 जवान शहीद हुए, जिस तरह से पूरा देश एक हुआ था। चाइना के सामानों का बहिष्कार करना या लोग भी जिस तरह से होते हैं, तो सराहनीय है वो पहल। हमने भी कई चाइना के ऐप जो हमारे मोबाइल में रहे हमने डिलीट कर दिए, क्योंकि हमको देश के साथ रहना है। मगर विडंबना इस बात की है कि हमारा ही देश बस्तर के साथ नहीं है और बस्तर में न जाने कितने जवान शहीद हो गए हैं। यहाँ पे 76 जवान शहीद हुए हैं, यहाँ पे 25 जवान शहीद हुए हैं, यहाँ पे कभी 20 जवान शहीद हुए हैं। हाल ही में भी 17 जवान शहीद हो गए थे। हमारे ही सुकमा जिले में मिनपा मुठभेड़ जो हुआ था उसमें 17 जवान शहीद हुए थे। जिसमें से 12 जो जवान थे वो लोकल के थे, हमारे सुकमा ही जिले के थे। 12 जवान शहीद हो गए थे। मगर ये एक दिन का खबर बन के रह गया, एक दिन का न्यूज़ बन के रह गया और हम सभी कोरोना से जिस तरह से लड़ रहे हैं, हम अगर उसमें से आधी लड़ाई भी अगर नक्सलवाद के खिलाफ हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आप बस्तर आएँ, मगर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए वैचारिक हमारा साथ दें आप, बस्तर का साथ दें नक्सलवाद के खिलाफ और जो शहरी नेटवर्क है उसके खिलाफ पूरा देश जिस दिन खड़ा हो गया, मुझे लगता है कि नक्सलवाद यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा क्योंकि शहरी ने सहयोग के बिना नक्सलियों का कोई वर्चस्व यहाँ पे नहीं है। आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों को जो हथियार आते हैं, नक्सलियों को जो उनके सामान आते हैं, ये बाहर ही से आते हैं, जो शहरी नेटवर्क है, वहाँ से आते हैं और सबसे बड़ा जो इनका सहयोग दिल्ली में बैठकर इनका सहयोग किया जाता है। दिल्ली में बैठकर इनका वैचारिक सपोर्ट किया जाता है नक्सलियों का
ये सपोर्ट कैसे किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। जो बस्तर में जब भी मुठभेड़ होता है, बस्तर में जब भी ऐसी कोई घटना होती है जहाँ पुलिस और नक्सलवाद आमने-सामने होते हैं, यहाँ पे नक्सली हमेशा से नक्सलियों का और फ़ोर्स का हमेशा से लड़ाई जो रहा है, वो शुरुआती दौर से बिल्कुल ऑपोज़िट लड़ाई रहा है। तो बिल्कुल विपरीत तरीके से वो हमेशा लड़े हैं। मगर आज तक इतिहास गवाह है, बस्तर में नक्सलियों से अगर लड़ाई जीतनी है, तो बी अ, महेंद्र कर्मा एक ऐसा नायक है जो नक्सलियों के खिलाफ अ, पुरज़ोर तरीके से लड़ाई लड़ते थे। वो हमेशा नक्सलियों के खिलाफ मुखर होके लड़ते थे। वो आखिरी दम तक नक्सलियों के खिलाफ लड़ते रहे। महेंद्र कर्मा ने लड़ाई शुरू की थी। वो सलवा जुड़ूम हो चाहे अन्य पहले नक्सलियों के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ी है ना महेंद्र कर्मा ने, वो हमेशा से वो पुरज़ोर तरीके से लड़ा करते थे। मगर आज के जब वो शहीद हुए नक्सली जब उनकी हत्या की है, उनके साथ-साथ कांग्रेस के कई बड़े लीडर की नक्सलियों ने हत्या की। मुझे इस बात पे बड़ा अफ़सोस होता है कि हमारे देश के जो बड़े लीडर थे, उनको नक्सलियों ने हत्याएँ कर दी। हमारे इतने जवानों की नक्सलियों ने हत्या कर दी। हमारे न जाने कितने निर्दोष ग्रामीणों की नक्सलियों ने हत्या कर दी। कभी 8 साल की मासूम अनीता मुचा की अनीता जो कोंटा की रहने वाली थी। कोंटा से मुरलीगुड़ा करके एक छोटा-सा गाँव है जो अति संवेदनशील है, वहाँ की रहने वाली थी। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट में उसकी हत्या कर दी थी। नक्सलियों ने नारायणपुर जिले में 5 बच्चों की हत्याएँ कर दी थी जब वो स्कूल से आ रहे थे, तो आईडी ब्लास्ट करके जिसमें महिलाओं की भी हत्याएँ मृत्यु हुई थी। और साथ ही कांकेर जिले में भी एक 8 साल का बच्चा आईडी ब्लास्ट में खत्म हो गया था, जो नक्सलियों ने किए थे। और बहुत ज़्यादा जो दर्दनाक जो वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजापुर जिले में नक्सलियों ने 2016 में एक मासूम दूध हुआ बच्चा जो 4 महीने का बच्चा था, उसकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। अब आप सोचते होंगे कि 4 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने कैसे हत्या की? दरअसल हुआ यूँ कि वहाँ पे नक्सली उस बच्चे के माँ को उसके दादा की हत्या पहले किए। उसके दादा की हत्या करने के बाद उसकी माँ को जो है वो मारने लगे डंडों से। जब उसकी माँ को डंडों से मारने लगे तो वो उस बच्चे को सर पे लगा डंडा और बच्चा जो है खत्म हो गया। और जहाँ बच्चा खत्म हो गया, जहाँ वो खून से लथपथ हो गया था, उसके बाद भी नक्सलियों की क्रूरता की हद आप देखिएगा कि नक्सलियों ने ना सिर्फ़ उस बच्चे की मार के हत्या की, उस बच्चे को उसकी माँ से छीन कर उसी की आँखों के सामने जो गड्ढा खोदकर उसे दफ़ना दिया। वो हालात आप देख सकते हैं, वो नज़ारा अगर आप महसूस कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर महसूस कीजिएगा, उस माँ के दिल में क्या बीता होगा जब वो माँ अ, उसका बच्चा जब उसकी आँखों के सामने खत्म हो गया और जब खत्म हुआ, उसके साथ ही जब उसकी आँखों के सामने उसको दफ़नाया होंगे, आप समझ सकते हैं उस माँ के दिल में क्या बीती होगी, उस माँ की क्या स्थिति रही होगी, जब उसने देखा कि उसका 4 महीने का बच्चा उसके सामने उसको छीना जा रहा है, उसके सामने उसको दफनाया जा रहा है। उस बेदर्दी से उस 4 महीने के बच्चे का क्या कसूर था? वो इस लड़ाई को क्या जानता था? ये जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई को उससे क्या लेना-देना था? फ़ोर्स के साथ नक्सलियों की लड़ाई को उससे क्या लेना-देना? गाँव वालों के हक की जो लड़ाई की बात करते हैं ना, उससे उसको क्या लेना-देना? तो 4 महीने का बच्चा वो अपनी माँ की शक्ल
बहुत अच्छे से नहीं पहचान सकता। तो माँ के अलावा और किसी के पास जाता भी नहीं होगा। जो अपने मुँह से कभी उसे अगर भूख लगती होगी तो कह भी नहीं सकता, इतना छोटा बच्चा। उसको इस लड़ाई से क्या लेना-देना कि नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी। ये बस्तर की स्थिति है, ये बस्तर के हालात हैं। जो 8 साल की बच्ची का ज़िक्र मैंने किया था आपका मुचा की अनीता। मुचा की अनीता कोंटा में रहकर एक आश्रम में पढ़ती थी। बाज़ार का दिन था, उसकी माँ उसको लेने आई थी क्योंकि मुचा की अनीता की तबीयत खराब थी, उसे बुखार था। उसकी माँ ने उसे हॉस्पिटल दिखाया, उसके बाद अपने घर लेके जा रही थी। जब वो लोग पैदल जा रहे थे, तो बच्ची कुछ दूर पे थी माँ से, आईडी में उसका पैर पड़ा और जो ब्लास्ट में उसके जो चिथड़े हुए, उसकी माँ की आँखों के सामने जब वो ब्लास्ट हो के बच्ची 10 फुट, 15 फुट ऊपर उड़ के जब गिरी नीचे ज़मीन पे, तो उसके चिथड़े अलग-अलग पड़े हुए थे। जो नाभि से नीचे हिस्सा होता है वो था ही नहीं। सिर्फ़ ऊपर का हिस्सा बचा हुआ था उसका और पूरा नीचे का हिस्सा खत्म हो चुका था ही नहीं। खत्म होना छोड़िए, था ही नहीं, सिर्फ़ ऊपर का धड़ बचा हुआ था। उस माँ के सामने जब उसके चिथड़े पड़े हुए थे, तो वो माँ जब उस बच्ची के चिथड़ों के पास गई, जो जीती जागती बेटी को थोड़ी देर पहले लेकर आई थी अपने साथ, उसको घर लेकर जाऊँ। 8 साल की बच्ची कि जब चिथड़े पड़े हुए थे तो उस माँ पे क्या बीता होगा? सोचिए उस 8 साल की बच्ची का क्या कसूर? उसको उस लड़ाई से क्या लेना-देना है? अगर हमारी विडंबना ये है, हमारे बस्तर में जब भी ऐसी कोई घटनाएँ होती है, दुःख इस बात का है कि ये दिल्ली नहीं जा पाता है। तकलीफ इस बात का है कि देश को ये नहीं दिखता और ये इतना ही नहीं, न जाने कितने निर्दोष लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी। 80 साल का वृद्ध को इस लड़ाई से क्या लेना-देना, जो ठीक से चल नहीं पा रहा है, जो बहुत ज़्यादा वृद्ध, उसकी बेदर्दी से नक्सली हत्या कर देते हैं। मैं इसी सुकमा जिले की बात बता रहा हूँ आपको। बस्तर में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी मौतें हैं, कई ऐसी हत्याएँ हैं जो नक्सली करते हैं, वो दिल्ली छोड़ दीजिए, थाने तक नहीं जा पाते हैं। और मैं जितनी हत्याएँ आपको बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड जो थाने में रिकॉर्ड है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जहाँ पुलिस पहुँच पाती है, ये वो हत्याएँ हैं। कई ऐसे अनगिनत हत्याएँ नक्सली करते हैं रोज़, जो बाहर तक नहीं आ सकते। जहाँ फ़ोर्स पहुँच जाती है, जिन गाँव में फ़ोर्स पहुँच जाती है सर्चिंग के दौरान पुलिस पहुँचती है, वहाँ के कुछ मामले सामने आ जाते हैं, वो सिर्फ़ यहीं तक रहते हैं। वो तो दिल्ली तक भी नहीं पहुँचते, वो ना बड़े शहरों में पहुँचते हैं, ना बड़े लोगों के पास इसकी बात पहुँचती है, ना इसकी गूँज कभी देश सुन पाता है। इस दर्द में, इस तकलीफ में, इस मौत के साये में हम जीते हैं, यहाँ के लोग ऐसे हालात में जीते हैं। और सबसे विडंबना इस बात की है कि यहाँ पे अगर आप लड़ाई सोच भी लो, तो साथ कोई नहीं देता। हर किसी को अपनी जान प्यारी है और ये सबको पता है कि नक्सलियों के खिलाफ नहीं करेंगे तो नक्सलवाद और बढ़ता जाएगा, मगर बोलेगा कोई नहीं। ऐसे ही जी रहे हैं और मुझे शिकायत इस बात की है कि जहाँ देश छोटी-छोटी घटनाओं में जब पूरा देश एक हो जाता है, जब प्रियंका रेड्डी अ, हैदराबाद में जब उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद जो हत्या हुई तो पूरा देश एकजुट हुआ था। वो ताकत दिखी। वो ताकत बस्तर में क्यों नहीं दिखती? वो ताकत बस्तर के साथ क्यों नहीं है? यहाँ के जो निर्दोष लोग जब मारे जाते हैं, तो वो ताकत क्यों नहीं दिखती? अभी 1 हफ्ता अभी नहीं हुआ है, अभी 3-4 दिन मुश्किल से हुआ होगा। एक बीजापुर में
एक जवान जो सहायक आरक्षक था, जो अपने घर जाता, तो नक्सलियों ने उसके घर पे हमला किया और उसके घर पे जो हमला किया, तो वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। उस तस्वीर को देखने के बाद शायद आपके मुँह से नक्सलवाद मुर्दाबाद का एक बार ज़रूर नारा निकलेगा। वो नक्सलियों ने इस कदर तीर बरसाए थे, पूरा उसका जो शरीर था, तीर से भर दिया था। कभी आप ऐसे तीर धनुष की जो घटनाएँ आप महाभारत के समय, रामायण के समय आप सुनते रहे होंगे, मगर हमारे बस्तर में आज भी हत्याएँ तीर धनुष से और गला रेत कर की जाती है। हमारा बस्तर आज भी उसी महाभारत के काल में उसी और आज भी हमें उसी राम की इंतज़ार है कि कोई राम आएगा और हमारे बस्तर को नक्सलवाद के जो आतंक है, उससे हमें आज़ादी दिलाएगा। यहाँ पे हमें कोई कृष्ण आएगा, जो जिस तरह से महाभारत काल में कृष्ण आए थे और वहाँ पे जो हक की लड़ाई है वो जीत हुई थी। हमें आज भी उम्मीद है कि शायद आज भी कोई कृष्ण आए, आज भी कोई राम आए और हमें इस बस्तर में जो नक्सलवाद का जो आतंक है, जो रावण रूपी नक्सली हैं, उनसे हमें आज़ादी दिला सकें। और जो इनके समर्थक हैं, जो नक्सलियों का जो सपोर्ट करते हैं, इस कदर नक्सली यहाँ पे हत्याएँ करते हैं, क्रूरता बरसाते हैं। कभी आपने देखा है कि दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, वो कभी नक्सलवाद के खिलाफ यहाँ बोलते होंगे? नक्सलियों की जो वास्तविकता है, उसके बारे में कभी बोलते हैं? नहीं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ के जो नक्सलियों के जो समर्थक हैं, वो सिर्फ़ नक्सली मुठभेड़ के बाद जो नक्सली मारे जाते हैं, उनको यहाँ पे निर्दोष ग्रामीण बताने के लिए वो लोग आ जाते हैं और उनको पूरी तरह से यहाँ पे एक मैं आपको 2016 की एक घटना बताऊँगा। एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें एक महिला नक्सली हिड़क में मारी गई थी और नक्सलियों ने जब इसका वहाँ के शहरी नेटवर्क को इसकी सूचना दी, तो शहरी नेटवर्क यहाँ पे आया था और वो शहरी नेटवर्क यहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने हो-हल्ला करना शुरू कर दिया कि वो निर्दोष ग्रामीण थी। पुलिस ने उन्हें जबरन का पकड़ा, उसके बाद उसकी हत्या करके जो है उसे फेंक दिया था, उसका बलात्कार किया और आप मानेंगे चाहे वो नक्सली हो, चाहे वो आम इंसान हो, एक औरत के लिए उसका जो इज़्ज़त है, वो सब कुछ होता है। मैं समझता हूँ कि आप अपनी राजनीति के लिए अगर उसकी इज़्ज़त को उछाल रहे हैं, तो इससे बड़ी दुःख की बात और कुछ नहीं हो सकती। हिड़ में जब एनकाउंटर में मारी गई थी, तो उसको विधिवत तरीके से उसको दफना दिया गया था। उसके घरवालों को सौंप दिया गया था। वो कोर्ट में इस मामले को दायर करके उसको बलात्कार किया गया करके इल्ज़ाम लगाकर जो शहरी नेटवर्क है, उन्होंने ये किया कि उसकी लाश को कई दिनों बाद मेरे ख्याल से 20 दिन हो गया था। 20 दिन बाद उसकी लाश को निकाला गया वहाँ से। उसके बाद उसको ले जाकर उसका डीएनए टेस्ट किया गया, तो उसके बाद पता चला कि उसके साथ कोई भी अनाचार नहीं हुआ था। ये आप समझ सकते हैं, सिर्फ़ अपनी राजनीति साधने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए जो शहरी नेटवर्क है, वो नक्सलियों का सपोर्ट करने के लिए, वो इस तरह से मनगढ़ंत बात बनाए थे। तो आज भी नक्सलियों का वही रूप है और नक्सली समर्थक उसी तरह से हावी हैं। आज भी जो नक्सली हत्याएँ करते हैं, उसपे कभी कोई ना शहरी नेटवर्क विरोध दर्ज कराता है, ना सोशल वर्कर जितने ना वो विरोध दर्ज कराते हैं। आज भी हम ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं कि हम कब किसकी मौत हो जाए कोई भरोसा नहीं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ बोल रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं कि मैं कब तक जीऊँगा। क्योंकि हो सकता है नक्सली कभी न कभी मेरी भी हत्या करे, कई बार मेरे नाम से भी पर्चे डाले। मगर मैं अ, आखिरी साँस तक लड़ूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नक्सलियों के खिलाफ बोलता रहूँगा। जो नक्सलियों की वास्तविकता है, वो मैं देश दुनिया तक लाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसमें आप लोगों की मुझे मदद चाहिए और जिस तरह से भूमकाल ने मुझे इस बात को रखने के लिए जो मौका दिया, मैं भूमकाल का मैं
ताउम्र आभारी रहूँगा कि भूमकाल ने ये कोशिश की, यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ की जो स्थिति है, उसको देश दुनिया के सामने लाने का जो भूमकाल ने काम किया है, मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ कि आप लोगों ने ये मौका दिया है, बस्तर की स्थिति को बताने का। और मैं कुछ शहरी नेटवर्क के बारे में भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। शहरी नेटवर्क और क्या काम करता है? शहरी नेटवर्क यहाँ पे खुलकर मैं नाम बता सकता हूँ आप लोगों को शहरी नेटवर्क का। जो दिल्ली से जो आते हैं, नंदिनी सुंदर जी हैं और यहाँ पे सोशल वर्कर बन के जो काम करती हैं, बेला भाटिया जी हैं और इनके अलावा जो है अरुंधति राय जी हैं। ये जो सोशल वर्कर्स हैं, जो सो कॉल एक्टिविस्ट हैं, ये आते हैं सिर्फ नक्सलवाद के सपोर्ट में आते हैं। कभी इन्होंने यहाँ की बस्तर की परिस्थिति के बारे में कभी आवाज़ नहीं उठाई। बस्तर की जो स्थिति है, उसके बारे में कभी इन्होंने लोगों के सामने इस बात को नहीं रखा। यहाँ के जो मूल सुविधाएँ हैं, उनके लिए आप अगर सोशल वर्कर हैं, आप अगर एक्टिविस्ट हैं, आप अगर लोगों के हक के लिए आ रहे हैं, आप लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे कई ऐसे गाँव हैं, आज भी वहाँ पे बिजली नहीं पहुँची। इनको तो कोई रोकने वाला नहीं है, ये तो अंदर गाँव जा सकते हैं। फिर ये बिजली के लिए कभी नहीं बोलते हैं। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ तक रोड अभी नहीं पहुँचा है, ये रोड के लिए कभी नहीं बोलते हैं। कई गाँव हैं जहाँ पे जो नदी है, नाले हैं, वहाँ पे पार नहीं हो सकते, जो कभी बरसात के समय जहाँ उफान में आ जाते हैं, तो लोग बह जाते हैं वहाँ पे। कई लोग मर गए हैं बह के। वहाँ पुलिया के लिए कभी ये मुद्दा नहीं उठाते कि वहाँ पुलिया होना चाहिए, वहाँ पे लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचे, इसके लिए कभी वो आवाज़ नहीं उठाते। लोगों के जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, उनके निराकरण के लिए कभी ये आवाज़ नहीं उठाते। वहाँ स्वस्थ जल हो, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचे, वहाँ पे सड़क पहुँचे, वहाँ पे बिजली पहुँचे, इसके लिए कभी सोशल एक्टिविस्ट कभी आवाज़ नहीं उठाते। तो आप किस लड़ाई के लिए जा रहे हैं वहाँ? उनकी कौन-सी हक की लड़ाई के लड़ने के लिए आप अंदर गाँव जाते हैं? तो साफ-साफ है और किसी चीज़ के लिए नहीं जाते हैं। ये अगर अंदर गाँव जाते हैं, तो नक्सलियों से मिलने जाते हैं, नक्सलियों से मीटिंग होती है इनकी, उसके बाद रूपरेखा तैयार होती है, किस तरह से नक्सलियों के सपोर्ट में लड़ा जाए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए ये वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद आकर शहर में जो आकर जो चिल्लाते हैं, फ़ोर्स के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, ये आवाज़ उठाते हैं और लगातार इनकी यही लड़ाई सरकार फ़ोर्स और सिस्टम के खिलाफ जो है, वो जारी है। ये इनकी लड़ाई है संविधान के खिलाफ, इनकी लड़ाई है जो हमारे देश का संविधान है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। अंदर गाँव में आज भी तिरंगा फहरने नहीं देते हैं, जहाँ पे फ़ोर्स पहुँच जाती है, वहीं तिरंगा फहरता है, उसके अलावा ये काला झंडा फहराते हैं। ये संविधान के खिलाफ करते हैं। तो मैं सभी जनता से भी अपील करूँगा कि नक्सलवाद को देशद्रोह की जो दायरा है उसमें दाखिल किया जाए। जो नक्सली हैं, उनको भी देशद्रोही का अ, उसमें शामिल किया जाए ताकि जो भी मुकदमा हो, जब भी अगर नक्सलवाद के मामले में कभी कोई अरेस्ट भी हो जाता है, कोई नक्सली पकड़ा भी जाता है, तो उसके खिलाफ कोई गवाही देने वाला नहीं रहता है। वो जब भी केस खत्म होता है, वो सीधे-सीधे से बरी हो जाते हैं क्योंकि सबूत नहीं रहते हैं और कोई जाके वहाँ गवाही देने वाला नहीं रहता है। तो ये विडंबना है यहाँ पे, इसी कारण नक्सलवाद आज भी नक्सली जो है बहुत ज़्यादा तादाद में है। फ़ोर्स जो लड़ रही है, यहाँ पे पुलिस जो लड़ाई लड़ रही है, उसके सपोर्ट में बोलने वाला कोई नहीं है। उनके हक के लिए कोई यहाँ पे नहीं बोलता है। यहाँ पे जो लोकल फ़ोर्स है, बहुत अच्छा काम करती है जो टीआरजी कहते हैं जिसको, वो लोकल फ़ोर्स है, वो यहाँ पे लड़ रहे हैं। आप मानेंगे नहीं उनका जो वेतन है 14 से 15,000 रुपए उनका महीना का वेतन है, जो लोकल फ़ोर्स है, जो नक्सलियों से लोहा लेते हैं। वो इतने कम तनख्वाह में वो नक्सलियों के खिलाफ लड़ते हैं। तो वो भी नक्सली कभी उनके बारे में सोशल वर्कर कभी बोल दें कि हमारे जो जवान हैं, उनके तनख्वाह बढ़ाया जाए, उनके परिवार को सुविधा दिया जाए। नहीं, उसके लिए भी कभी नहीं बोलते। यहाँ पे विडंबना इस बात की है कि जो वास्तविक है वो दिल्ली तक नहीं पहुँच पाती है। वो दिल्ली तक नहीं जाता है। ये हमारा विडंबना है सबसे बड़ा।
मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि जो यहाँ की समस्या है, यहाँ की जो लड़ाई जोशी सरांच्या किंवा पाटील मॅडमच्या जागा घेतल्या तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम यहाँ बस्तर के हालात ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही दर्द में जी रहे हैं। कहने को बहुत सारी चीजें हैं बस्तर के बारे में, मगर यहाँ के हालात को देश को समझने की जरूरत है, देश को साथ होने की जरूरत है। अभी भी पूरा देश से मैं अपील करना चाहूंगा कि बस्तर के हक के लिए, बस्तर के आजादी के लिए आप सभी एकजुट हों, हमारा साथ दें। नक्सलवाद का अंत के लिए यहाँ पे खुशहाली आए, यहाँ पे विकास हो, लोगों की जो आम जो जिंदगी है वो बेहतर बन सके, इसके लिए आप सभी से मेरी अपील है कि आप सभी एकजुट होकर हमारे बस्तर के लिए आप सभी मिलकर लड़ें। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बस्तर के हक के लिए आप लोग आगे आएँ। बस्तर की जो लड़ाई है, जो हमारी जो तकलीफ है, उसके लिए आप लोग आगे आएँ और उस लड़ाई को आगे बढ़ाएँ। मैं आप लोग सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जो यहाँ नक्सलवाद का जो रूप है, उसको आप शायद मैं थोड़े शब्दों में आप लोगों को बता पाया हूँ, तो बस्तर की ही स्थिति है, आज भी यही हालात है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि हमारा साथ दें, बस्तर का साथ दें और नक्सलवाद से हमें मुक्ति दिलाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो शहरी नेटवर्क है, मैं उस बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि दिल्ली की जो नंदनी सुंदर जी हैं, वो जब बस्तर आती है, तो उनका क्या कनेक्शन है? मैं शुरुआती दौर से एक शहरी नेटवर्क है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो नक्सलियों के साथ जो शहरी नेटवर्क है, उनका क्या रोल है? यहाँ पे नक्सलियों के साथ जो शहरी नेटवर्क है, वो चाहे दिल्ली से आते हों, चाहे कहीं से भी आते हों, जो शहरी जो सपोर्ट है, वो उनको किस तरह से करते हैं, उस बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि शक की सुई इनके पास कैसे जाती है? शक जो है इन पे क्यों होना चाहिए और क्या इनका जो कनेक्शन है नक्सलियों के साथ, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब सलवा जुलूम ज शुरू हुआ था, सलवा जुलूम के समय जब सलवा जुलूम को असंवैधानिक मानकर उसको जो पब्लिक के विरुद्ध मानकर, जो लोगों के अहित वाला लड़ाई मानकर उसको बैन करवाया गया। तो उसके बैन के बावजूद जो जो प्रोफ़ेसर आकर दिल्ली से आकर जो इस पे केस लड़ते हैं और जो उसको बैन कराए हैं, वो कभी भी यहाँ के हालात के लिए, यहाँ के लोगों की जब हत्याएँ नक्सली करते हैं, तो एक भी ऐसा कोई घटना नहीं है जिसमें आप बता सकते हैं कि चाहे नंदिनी सुंदर जी हों, चाहे बेला भाटिया जी हों, चाहे अरुंधति राय जी हों, चाहे और उनके अलावा जितने भी, चाहे वो दिल्ली में बैठे वो जो है गुप्ता, हिमांशु गुप्ता हों। ये कभी भी यहाँ के जो निर्दोष आदिवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी हत्याएँ पे आकर कभी ये भी नहीं कहते कि इनकी हत्याएँ नक्सली जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है, इनकी हत्याएँ नहीं करना चाहिए, कभी इस पे आवाज़ नहीं उठाते हैं। वो जब भी कभी लड़ाई होती है, जब भी फ़ोर्स के साथ जो लड़ाई होती है, तो उस पर आकर ये तुरंत जो नक्सलियों को ग्रामीण बताने का काम ये करते हैं। नंदिनी सुंदर जी का एक वाकया है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे बस्तर में ही एक कुम्मा कोलेंग एक गाँव है, जहाँ पे वो वेशभूषा बदल कर आई थी, वो अपना पत्रकार बनकर आई थी और जब वो गाँव में गई, क्योंकि वो वेशभूषा उनको बदलने की ज़रूरत क्यों आई, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पुलिस ने उन्हें रोका, पुलिस ने उन्हें जब पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि मैं पत्रकार हूँ और मैं कुछ स्टोरी करने जा रही हूँ। तो वो इस नाम से वो गाँव के अंदर गई, कुम्मा कोलें गई, वहाँ पे मीटिंग लिया उन्होंने। तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो नक्सलियों के खिलाफ हो गए थे। वहाँ के नक्सलियों के खिलाफ बोलने लगे थे, तो वहाँ उन्होंने मीटिंग लिया और जब वो मीटिंग लिया उन्होंने, उस मीटिंग में इन्होंने कहा था कि आप क्यों नक्सलियों के खिलाफ कर रहे हो? नक्सली आपको मार देंगे, आप नक्सलियों के खिलाफ क्यों बोल रहे हो?
जब उन्होंने इस बात को कहा और वो चले गई, तो गाँव वालों ने जब उनको पता चला कि नंदनी सुंदर इस तरह से वो कर रही है, फिर नक्सली उस गाँव में जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था, वहाँ पे एक ही था जिसकी नक्सलियों ने हत्या कर दी। सामनाथ बघेल उनका नाम था। नक्सली जब उनके घर गए थे, 4 माह का बच्चा था उनका, और माफ़ी चाहता हूँ, 3-4 दिन हुआ था उनकी बीवी को डिलीवरी हुए। उनको देखने के लिए वो सामनाथ बघेल घर गए थे, क्योंकि नक्सली के डर से सामनाथ बघेल अपने घर में नहीं सोते थे, क्योंकि नक्सलियों की लड़ाई शुरू कर दी थी। तो जब वो घर गए थे, तो नक्सली इस मौका को देखकर उसके घर, उसकी बीवी के सामने और उस दूध-मुहा बच्चे के सामने नक्सलियों ने सामनाथ बघेल की हत्या की, और ये कहते हुए उसकी हत्या की थी कि आपने नंदनी सुंदर की बात क्यों नहीं मानी? नंदनी सुंदर ने आपको जब बोला कि हमारे खिलाफ नहीं करना है, आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? ये कहते हुए सामनाथ बघेल की नक्सलियों ने हत्या की थी। और इस बात का उसकी पत्नी ने खुद आकर तोंगपाल थाने में इसका रिपोर्ट भी दर्ज कराया था। उसके बाद नक्सलियों के डर से, क्योंकि नक्सलियों के डर से वो केस भी खत्म हो गया था। वो आगे नहीं बढ़ा पाई वो महिला, क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं था उस महिला का। वो जब रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वो केस भी खत्म हो गया। और ये इनकी ताकत है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनकी ताकत जो है ये है कि अगर कोई हिम्मत करके थाना भी पहुँच जाता है और वहाँ रिपोर्ट भी दर्ज करा जाता है, तो वो केस खत्म हो जाता है। वो केस खत्म हो चुका है। नंदनी सुंदर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज था, वो केस खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो शहरी नेटवर्क है, इनकी ताकत क्या है, इनकी जो पहुंच है वो कहाँ तक है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये यहाँ पे होता है। ये कभी भी यहाँ के जो निर्दोष ग्रामीण हैं, जिनकी हत्याएँ लगातार हो रहे हैं। मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा आपको। चिंता गुफा इलाके में पिछले साल एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक जो युवा था, जिसकी नई-नई शादी हुई थी। मुश्किल से 2 या 3 महीने हुई थी उसकी शादी हुए। वो युवा अपने खेत में जा रहा था, उसके खेत में आईडी लगा दिए थे ना। आप सोचिए, अगर नक्सलियों की लड़ाई अगर फ़ोर्स के साथ है, तो जो वहाँ के ग्रामीण हैं उनकी लगाने की नक्सलियों को क्या ज़रूरत है? सीधा-सीधा नक्सली ग्रामीणों पे अटैक करते हैं, गाँव वालों पे हमला करते हैं, क्योंकि गाँव वालों के दिलों में हमेशा दहशत बनी रहे। और जब वो आईडी ब्लास्ट हुआ, तो वो पूरी तरह से झुलस गया था, उसकी आँखें चली गई थी, उसका पैर चला गया, उसका एक हाथ चला गया। उसको सभी की मदद से इलाज कराया गया, सब सपोर्ट रहा, उसके बावजूद उसकी आँखें नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका नाम राहुल था। उस लड़के का ना आँखें हैं, ना हाथ है। अभी वो अपाहिज होकर कहीं गुमनामी में अपनी ज़िंदगी जिया है। उसके घर वाले उसको जैसे-तैसे ज़िंदगी जिला रहे। उसके लिए तो शहरी नेटवर्क जितने हैं, सोशल एक्टिविस्ट जितने हैं, कभी तो ये लिए आवाज़ नहीं उठाए। एक बार भी कभी किसी ने भी नहीं होगा कि राहुल नाम का कोई लड़का था, जो नक्सली जो लगा दिए थे आईडी, उसमें ब्लास्ट हो गई, उसकी आँखें चली गई। उसकी मदद के लिए तो नहीं आए कोई शहरी नेटवर्क, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाए। और मेरा सवाल यही है कि जो भी वकील बनकर हाँ, जो उनकी वकालत करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका केस लड़ते हैं जो नक्सली जो अंदर होते हैं, जो नक्सली केस में अरेस्ट होकर जो कोर्ट में जाते हैं, जो जेल में जाते हैं, उनके लड़ने के लिए ये आते हैं। कभी आप गाँव वालों के लिए नहीं लड़ते? आप उनके लिए वकालत नहीं करते, जो ग्रामीणों को नक्सली हत्याएँ कर देते, आप उनकी वकालत नहीं करते। आप सिर्फ़ उनकी वकालत करते हैं जो नक्सली बंद हैं, आप उनके लिए लड़ने आते हैं, नक्सलियों के लिए लड़ने आते हैं। और उसके बावजूद भी देश में इस बात को बोलने की किसी को हिम्मत तक नहीं है। ये खुलेआम नक्सलियों का समर्थन करते हैं, ये खुलेआम नक्सलियों के सपोर्ट में उनको ग्रामीण बताने का काम करते हैं, मगर उनके खिलाफ पूरे देश में बोलने का किसी को हिम्मत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बोलता है, तो सिर्फ़
फोर्स के खिलाफ बोल सकता है, यहाँ कोई बोलता है तो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ बोल सकते हैं, यहाँ कोई बोलता है तो सरकार के खिलाफ बोल सकता है, मगर नक्सलवाद के खिलाफ बोलने की ना किसी में हिम्मत है, ना कोई आगे आता है। दिल्ली में बैठकर आप अगर नहीं बोल सकते, सोशल एक्टिविस्ट जितने हैं, अगर दिल्ली में बैठकर आप नक्सलियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, हमारे हक के लिए आप कभी लड़ नहीं सकते, यहाँ के आदिवासियों के हक के लिए आप लड़ नहीं सकते, तो आपको कौन हक दिया है कि आप बस्तर में आकर यहाँ के नक्सलियों का समर्थन में आप उनको ग्रामीण बताने का काम करें? फोर्स के खिलाफ बोलने का आपको किसने हक दिया? सिस्टम के खिलाफ बोलने का आपको किसने हक दिया? जब आप हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते, यहाँ के गांव वालों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, यहाँ के आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप सिर्फ वहां बैठकर सिर्फ उनके समर्थक करते हैं। देश को एकजुट होने की जरूरत है। देश को, अगर देश अभी सामने नहीं आया, देश अभी एकजुट नहीं हुआ और इनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, तो ये पूरा बस्तर को जलाकर राख कर देंगे। ये इन्होंने किताब बनाई है, ये अपना बिजनेस चलाते हैं, इन्होंने किताब बनाई है बस्तर के ऊपर, बर्निंग करके एक बस्तर बर्न करके, या बस्तर कुछ ऐसी इनकी किताब थी। नंदिनी सुंदर जी ने एक किताब लिखी हुई थी, जिसमें कहीं भी ग्रामीणों की हत्याएं नहीं लिखी, कहीं भी यहाँ का जलता हुआ जंगल को उन्होंने नहीं दिखाया। वो नक्सली जिस तरह से तांडव करते हैं, नक्सली जिस तरह से आईडी ब्लास्ट करके दिखाते हैं, नक्सली जिस तरह से पूरे गांव को जला देते हैं, कभी इन्होंने ये चीज को नहीं दिखाया वहां पे। वो सिर्फ दिखाते हैं तो पुलिस के द्वारा अत्याचार करके उसको दिखाते हैं, वो फोर्स के अत्याचार करके दिखाते हैं, वो कभी भी जो यहाँ की वास्तविकता है उसको नहीं दिखाते। हमारा जो सबसे मुद्दा यही है, हमारा सवाल यही है कि आप यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के गांव वालों का, यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आप आवाज क्यों नहीं उठाते? उनके हक की लड़ाई आप क्यों नहीं लड़ते? आप सोशल वर्कर्स जो हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप इनके हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? हमारा सिर्फ यही सवाल है। और पूरे देश से मेरी अपील है, पूरे देश से मैं, पूरे यहाँ के जो लोग हैं उनके तरफ से मैं अपील करना चाहूंगा कि हमारे लिए आप आवाज बने, हमारे हक की लड़ाई लड़ें, और हमें इस जो नर्क जो जिंदगी जी रहे हैं हम, नक्सलवाद का जो भयावह हम जो यहाँ पे रूप है उसको झेल रहे हैं, नक्सलवाद जैसे ये बड़ी बीमारी से आप हमें आजादी दिलाइए, और नक्सली समर्थकों से हमें आजादी दिलाइए। हम आप सभी से अपील करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बस्तर। यहाँ पे जो बस्तर में स्थिति है, मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे पुलिस का जो रोल है, यहाँ पे स्थानीय प्रशासन है, वो विकास को लेकर उनका क्या है और उनको कैसा सपोर्ट मिलता है या कैसा काम कर रही है, इस बारे में मुझे लगता है आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सड़क जो बनती है, सड़क जो यहाँ पे अंदर गांव में बनती है, आपको मैं बताना चाहूंगा, इस सड़क को बनाने के लिए बहुत से जवानों की शहादत लगी है। आप यकीन करेंगे, सुकमा से कोंटा तक 80 किलोमीटर की जो सड़क है, उस सड़क को बनने में यहाँ पे कई लोगों की शहादत लगी है। ये जवानों के खून से सींचा गया हुआ सड़क है। आप चाहे NH से 20 किलोमीटर जो आप बेज्जी का रोड ले लीजिए, या कई अंदर गांव के जो रोड है जो बने हैं, उसमें कई जवान शहीद हुए हैं। वहां पे जवानों की शहादत से वो सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जब वो सुरक्षा के लिए लगे हुए थे, नक्सलियों ने उन पे हमला किया था। यहाँ बाकी जगह सड़क बनती है, हमारे बस्तर का और बाकी जगह की सड़क का मैं आपको बता दूं यहाँ का फर्क क्या है। बाकी जगह जब सड़क बनती है तो बाकी जगह टेंडर होता है, बाकी जगह वहां का जो वो है उसको तैयार किया जाता है, मगर हमारे यहाँ पे जवानों के खून से इस सड़क को पूरा किया जाता है। यहाँ पे शहादत लगी है, ये शहीदों के बलिदान से, यहाँ के जो जवान है उनके बलिदान से यहाँ का सड़क निर्माण पूरा, और वो सड़क बनी है सिर्फ गांव वालों के लिए। वो सड़क बनी है ताकि गांव वाले बाहर से जुड़ सके, यहाँ विकास हो सके। उसके लिए यहाँ पे लोग, जवानों ने अपने शहादत दी है, यहाँ की पुलिस ने जो बलिदान दिया है उसका नतीजा है। यहाँ पे बिजली लगने से लेकर गांवों में सड़क निर्माण हो, चाहे पुलिया निर्माण हो, चाहे अन्य जो निर्माण कार्य हैं, उसके लिए
पुलिस का पूरी तरह से सहयोग रहता है। पुलिस वहाँ पे खुद पहुंचकर वहाँ पे बिजली पहुंचाती है, वहाँ पे सड़क निर्माण करती है, जिसको नक्सली आकर काटते हैं, जिसको बाद में जो बिजली के खंभे गिराते हैं नक्सली, ये नक्सली करते हैं। पुलिस वहाँ पे बिजली लगवाती है, पुलिस वहाँ पे सड़क बनवाती है, नक्सली आकर वहाँ के बिजली के खंभे गिराते हैं, वहाँ के सड़क काटते हैं। के लिए नहीं पहुंच पाते हैं नक्सलियों के दहशत के कारण। कभी कई ऐसे गांव हैं जो आज भी बिजली नहीं पहुंचा है, कई ऐसे गांव हैं पहुंच जाता है। उसके अलावा नक्सली वहां पे ना बिजली लगने देते हैं, ना सड़क बनने देते हैं, ना अस्पताल तक बनने नहीं देते हैं, स्कूल बनने नहीं देते हैं, स्कूल भवन नक्सली तोड़ देते हैं वहां पे। स्कूल भवन बनने नहीं देते। कारण क्या है? स्कूल भवन तोड़ने की वजह यह है कि वहां के बच्चे शिक्षित ना हो। आदिवासी बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो नक्सलवाद का फर्क जानने लगेंगे, नक्सली उनके कैसे शोषण कर रहे हैं इस बात को जानने लगेंगे, वो विकास चाहेंगे, वो गांव को उन्नत करना चाहेंगे। इसलिए वहां पे स्कूल भवन रहने ही नहीं देते हैं, नक्सली स्कूल भवन तोड़ देते हैं वहां पे। आज भी कई ऐसे गांव हैं, मेरे पास सबूत है, मैं जब कभी आप चाहेंगे मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। वहां कई ऐसे गांव है जहाँ पे स्कूल भवन नक्सलियों ने तोड़ दिया है, कई ऐसे गांव है जहाँ पे अस्पताल भवन नक्सलियों ने तोड़ दिया है। आपकी लड़ाई फोर्स के साथ है, आपकी लड़ाई सिस्टम के साथ है, आपकी लड़ाई सरकार के साथ है। आप अस्पताल क्यों तोड़ते हैं? आप जो बच्चों के लिए बने हैं स्कूल, उसको क्यों तोड़ते हैं? वहां पे स्थानीय प्रशासन नहीं पहुंच पाता है क्योंकि नक्सली दहशत है। और जो फोर्स पहुंचती है, जो पुलिस पहुंचती है, तो उनपे ब्लेम लगाने के लिए, उनपे इल्जाम लगाने के लिए सोशल एक्टिविस्ट जो है, सोशल वर्कर जो है, दिल्ली से बकायदा पहुंच जाते हैं फोर्स को डोमिनेट करने के लिए, फोर्स का मनोबल गिराने के लिए, पुलिस का मनोबल डाउन करने के लिए, पुलिस के खिलाफ जो साजिश रच के उनके खिलाफ उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए सोशल वर्कर पहुंच जाते हैं, ताकि गांव तक विकास ना पहुंचे, गांव तक सड़कें ना बन सके, गांव कभी स्कूल ना बन सके, वहां के लोग हमेशा उन्हीं गरीबी में, उसी मुफलिसी में वहां के लोग जिए। ये सोशल वर्कर का काम है, जो सोशल एक्टिविस्ट है उनका जो मेन रोल है, इसलिए है ताकि नक्सलियों का जो डर की लड़ाई जो वो है, वो हमेशा बरकरार रहे और वो दहशत बनाए बरकरार रहे। और पैसा उगाही कर कर जो इनके आका हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट के नाम से जो आते हैं नक्सलियों के आका, मैं खुला कहना चाहूंगा कि नक्सलियों के आका जो सोशल एक्टिविस्ट जो फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, फोर्स के खिलाफ जो करते हैं और नक्सलियों के समर्थन में आते हैं, उनको पैसा पहुंचा सके, इसी गांव वालों का खून चूस चूस कर पैसों को जमा कर उन सोशल एक्टिविस्ट तक पहुंचाने के लिए ये लड़ाई ये लोग जारी रखे हैं। इस लड़ाई को खत्म करना पूरा देश की जिम्मेदारी है, पूरा देश के ऊपर है कि क्या वो बस्तर को जलते रहने देना चाहते हैं या बस्तर को इस नक्सलवाद के आतंक से वो आजादी दिलाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बस्तर।